गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 23 मई 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 22 मई 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित संकल्प अभियान किस राज्य में शुरू किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा राज्य में किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप को क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। तो अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप को नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा चीन। तो हाल ही में ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए चीन ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है, जो कि विश्व का पहला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस टीम ने हाल ही में आयोजित ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बार्सिलोना। तो बार्सिलोना ने हाल ही में आयोजित ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बानू मुश्ताक। तो बानू मुश्ताक भारतीय लेखिका जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। इन्हें जो है यह पुरस्कार इनकी पुस्तक जो है हार्ट लैम्प के लिए दिया जाएगा, जिसमें 12 लघु कहानियों का संग्रह है और जिसमें मुस्लिम महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह कन्नड़ भाषा में लिखा गया पुस्तक है फ्रेंड्स, और पहला ऐसा पुस्तक है जो कि कन्नड़ भाषा में लिखा गया और अंग्रेजी में अनुवादित होने के बाद इसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया जाएगा। इसका अनुवाद अंग्रेजी में जो है दीपा भास्थी जी ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम को मजबूत करने के लिए किसकी शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। तो देखिए, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम को मजबूत करने के लिए फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर की शुरुआत की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में कौन सा राज्य पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। तो मिजोरम जो है भारत का पहला पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला राज्य बन गया है। देखिए, इसके कुछ क्राइटेरिया एजुकेशन मिनिस्ट्री के अनुसार जो भी राज्य 95% साक्षरता प्राप्त करता है उसे जो है पूर्ण साक्षर माना जाएगा। तो मिजोरम ने 98.2% जो है साक्षरता दर प्राप्त कर ली है। इसीलिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि मिजोरम राज्य पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की किस महिला अधिकारी ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर इतिहास रच दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गीता समोटा। तो गीता समोटा जो CISF की पहली महिला अधिकारी हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर इतिहास रच दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश को ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणन प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा भारत। तो हाल ही में भारत को ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणन प्रदान किया गया है। और ट्रेकोमा बीमारी जो होती है वो आंखों से रिलेटेड होती है। कल के वीडियो में मैंने इसे डिटेल्स बताया फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने इंदिरा सौरगिरी जल विकासम योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य सरकार ने इंदिरा सौरगिरी जल विकासम योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, खबरों में रहा भारत की विदेशी नागरिकता यानी कि OCI योजना किस अधिनियम में संशोधन करके शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955 या कह सकते हैं द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो देखिए, हाल ही में खबरों में रहा भारत की विदेशी नागरिकता यानी कि OCI योजना नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके शुरू की गई थी 2005 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रही उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो हाल ही में चर्चा में रही उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस संगठन ने भारत के हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म प्रोटोटाइप एक सौर ऊर्जा चालित मानव रहित विमान का विकास किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा। तो देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा
भारत के हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म प्रोटोटाइप एक सौर ऊर्जा चालित मानव रहित विमान का विकास किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकसित भारत मिशन विजन के तहत केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा मई 2025 में शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी कृषि अभियान का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 से 25 के विजेता के लिए आईसीसी द्वारा कितनी इनामी राशि तय की गई है? इसका आंसर हो जाएगा 3.6 मिलियन डॉलर या फिर 3.6 मिलियन डॉलर कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन का है फ्रेंड्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है जो फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक भुगतान वाले एथलीट बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सॉकर। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो सॉकर से संबंधित खिलाड़ी हैं जो फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक भुगतान वाले एथलीट बन गए हैं। यह जो है टॉप 50 में पहले स्थान पर है फ्रेंड्स, और भारत का कोई भी खिलाड़ी इस टॉप 50 में नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 21 मई। सी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सी 21 मई। तो हर वर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है जो लोगों को आपस में जोड़ता है। इस वर्ष के चाय दिवस का थीम है फ्रेंड्स, बेहतर जीवन के लिए चाय। इंग्लिश में हो जाएगा टी फॉर ए बेटर लाइफ, जिसमें आजीविका, स्थिरता और स्वास्थ्य में चाय के योगदान पर प्रकाश डाला गया है। अब देखिए, चाय की खेती से कुछ फायदे भी हैं और मुख्य रूप से ये एसडीजी को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखते हैं एसडीजी में किस प्रकार से ये भूमिका निभाती है। तो देखिए, चाय की खेती और प्रसंस्करण से अत्यधिक गरीबी को कम करने में मदद मिलती है, जो कि एसडीजी 1 के तहत आता है। भूखमरी से निपटने में सहायता करती है, एसडीजी 2 के तहत आता है। महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करता है, तो एसडीजी 5 के तहत ये आता है। और तथा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालिक उपयोग को सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। तो यह जो है एसडीजी 15 के अंतर्गत यानी एसडीजी 15 के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से चाय जो है एसडीजी में भी हेल्प करती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दिल्ली। तो दिल्ली में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में E0 FIR पहल की शुरुआत की है, जिससे साइबर वित्तीय अपराधों की शिकायतें स्वचालित रूप से दर्ज की जाएंगी, यानी कि ऑटोमेटिकली दर्ज किया जाएगा। इसमें 10 लाख रुपए से ज़्यादा की ऑनलाइन ठगी की शिकायतें अपने आप FIR में बदल जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य साइबर वित्तीय अपराधों पर तुरंत कार्रवाई कर साइबर सुरक्षित भारत के विजन को साकार करना है। देखिए, यह नया सिस्टम 3 मुख्य संस्थानों भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C, दिल्ली पुलिस की EFIR सिस्टम और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB का CCTNS नेटवर्क की संयुक्त पहल है। अब देखिए, इसका न्यू E0 FIR के क्या उद्देश्य हैं? तो देखिए, शिकायत से लेकर के FIR दर्ज होने तक के समय को कम करना इसका उद्देश्य है। धोखाधड़ी से खोए पैसे की रिकवरी में तेजी लाना, साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना और साइबर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करना, ताकि साइबर सिक्योर भारत का सपना साकार हो सके। अगला क्वेश्चन देखते, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी महाराष्ट्र। तो हाल ही में 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में महाराष्ट्र राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं। देखते हैं डिटेल्स फ्रेंड्स। देखिए, देश के 17 सांसदों और 2 संसदीय स्थायी समितियों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। इसमें सबसे अधिक 7 अवार्ड महाराष्ट्र को दिया जाएगा। झारखंड को 2 अवार्ड दिए जाएंगे, जिनमें से एक है गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और दूसरे सांसद है जमशेदपुर से विद्युतपरन महतो। इन दोनों को भी संसद रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला इसी के तहत देखते हैं, आखिर संसद रत्न पुरस्कार क्यों दिया जाता है? यह पुरस्कार उन सांसदों को दिया जाता है जिन्होंने संसद में चर्चा, सवाल जवाब, विधायी कार्य और नीतिगत सुझावों के जरिए लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इसकी शुरुआत जो है 2010 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रेरणा से प्राइम पॉइंट फाउंडेशन और ई मैगजीन प्रिंसेप द्वारा की गई थी।
उन्होंने ही इस पुरस्कार का पहला समारोह चेन्नई में उद्घाटित किया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक M.R. श्रीनिवासन को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2015। तो देखिए, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक M.R. श्रीनिवासन को 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड। देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक और पूर्व परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन का निधन हो गया। M.R. श्रीनिवासन को 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1955 में वह डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी DAE में शामिल हुए और डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर के साथ अप्सरा, भारत के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर पर काम किया था। देखिए, उनको कौन कौन सी सम्मान और विरासत मिली है? तो देखिए, वो जो हैं योजना आयोग के सदस्य बने थे। 1996-98 में पद्मश्री पुरस्कार श्रीनिवासन जी को 1984 ईस्वी में मिला था। पद्म भूषण 1990 में, पद्म विभूषण 2015 में, और वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में भी थे 2002 से 2004 और 2006 से 2008 के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी COP30 के लिए दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी इसका आंसर हो जाएगा अरुणाभ घोष। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी कि COP30 के लिए दक्षिण एशिया का दूत के रूप में अरुणाभ घोष जी को नियुक्त किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड। देखिए, अरुणाभ घोष जो दिल्ली स्थित जलवायु और ऊर्जा थिंक टैंक के प्रमुख हैं, को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया। यह सम्मेलन 2025 में ब्राजील में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के किस शहर में होंडुरस के आधिकारिक दूतावास का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नई दिल्ली। तो हाल ही में भारत के नई दिल्ली में होंडुरस के आधिकारिक दूतावास का उद्घाटन किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, राजनयिक और विकासात्मक संबंधों को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में होंडुरस ने नई दिल्ली में अपने नए दूतावास का उद्घाटन किया है। इस कदम से व्यापार, विकास, प्रौद्योगिकी और जलवायु लचीलापन सहित विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने होंडुरस समकक्ष एडुआर्डो एनरिक रीना गार्सिया का स्वागत किया, जो मध्य अमेरिका में भारत की रणनीतिक पहुंच में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस ब्रांड को कैंटर ब्रांड्स 2025 रिपोर्ट में सर्वाधिक मूल्यवान भारतीय ब्रांड घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए इसका आंसर हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS। तो हाल ही में ब्रांड TCS को कैंटर ब्रांड 2025 रिपोर्ट में सर्वाधिक मूल्यवान भारतीय ब्रांड घोषित किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, कैंटर ब्रांड्स 2025 रिपोर्ट में सर्वाधिक मूल्यवान भारतीय ब्रांड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को घोषित किया गया। कैंटर ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार TCS अब वैश्विक स्तर पर 100 ब्रांडों की सूची में 45वें स्थान पर है, जिसमें विभिन्न उद्योग क्षेत्रों के दुनिया के सबसे प्रमुख ब्रांड शामिल हैं। अब देखिए, कैंटर ब्रांड्स जो है मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल जो है 1299.65 बिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पर है, गूगल दूसरे स्थान पर है और माइक्रोसॉफ्ट तीसरे स्थान पर है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा इरूला जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ए इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी पर्वत। तो खबरों में रहा इरूला जनजाति मुख्यतः नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में पाई जाती है। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, तमिलनाडु के कुन्नापट्टू में कई इरूला परिवारों को बेदखली का सामना कर रहा है और वे उस जमीन पर कानूनी मालिकाना हक नहीं रख पा रहे हैं जिस पर वे पीढ़ियों से रह रहे हैं। देखिए, इरूला मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ों में तमिलनाडु और केरल में रहते हैं। इरूला भारत के सबसे पुराने स्वदेशी समुदायों में से एक है और तमिलनाडु में दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। उन्हें उनकी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के कारण राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTG के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए, इरूला जनजाति इरूला भाषा बोलते हैं जो तमिल और कन्नड़ दोनों द्रविड़ भाषाओं से संबंधित है। अब देखिए,
इरोला जनजाति सर्वेश्वरवाद का पालन करते हैं और लोगों और वस्तुओं दोनों में आत्माओं की कल्पना करते हुए उस पर विश्वास करते हैं। कन्यम्मा नामक एक कुंवारी देवी की पूजा करते हैं जो कोबरा से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, त्रिपुरा की किस नगर पंचायत ने हाल ही में एकल उपयोग प्लास्टिक के हरित विकल्प के रूप में पी बेट से बने कंपोस्टेबल बैग पेश किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी इसका आंसर हो जाएगा कमालपुर नगर पंचायत। तो देखिए, त्रिपुरा के कमालपुर नगर पंचायत ने हाल ही में एकल उपयोग प्लास्टिक के हरित विकल्प के रूप में पी बेट से बने कंपोस्टेबल बैग पेश किए हैं। डिटेल्स देखते हैं। त्रिपुरा के कमालपुर नगर पंचायत में हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक के हरित विकल्प के रूप में पी बेट से बने कंपोस्टेबल बैग पेश किए हैं। पी बेट का मतलब है पॉली ब्यूटिलीन एडिपेट टेरेप्थेलेट, एक बायोडिग्रेडेबल थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है जिसका इस्तेमाल पारंपरिक प्लास्टिक को बदलने के लिए किया जाता है। इसे एडिपिक एसिड 1,4 ब्यूटेनेडियल और टेरेप्थेलिक एसिड के संयोजन से बनाया जाता है। पीबेट 100% जो है कंपोस्टेबल है और औद्योगिक खाद्य के तहत 180 दिनों के भीतर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और बायोमास में टूट जाता है। यह मजबूत, लचीला, नमी प्रतिरोधी और पैकेजिंग के लिए सुरक्षित है, जो इसे प्लास्टिक प्रदूषण का एक व्यवहारिक और पर्यावरण के अनुकूल समाधान बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा रॉटरडैम, नीदरलैंड। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन रॉटरडैम, नीदरलैंड में किया गया है। डिटेल फ्रेंड्स देखिए, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 20 से 22 मई तक नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया है। इस वैश्विक कार्यक्रम में भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि MNRE ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत अपनी हरित हाइड्रोजन योजनाओं का प्रदर्शन किया। भारत ने वर्ष 2030 तक हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इस मिशन का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को आकर्षित करना और रोजगार पैदा करना है। मुख्य फोकस जो है इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता का निर्माण, बंदरगाहों पर हरित हाइड्रोजन हब विकसित करना और संक्रमण का समर्थन करने के लिए राज्य स्तरीय नीतियों को प्रोत्साहित करना शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के किस राज्य में 25 मई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रणाली शुरू किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम इसका आंसर है फ्रेंड्स। तो देखिए, भारत के सिक्किम राज्य में 25 मई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रणाली शुरू किया जाएगा। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत का सिक्किम राज्य 25 मई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रणाली शुरू करेगा, जिसमें सिक्किम राज्य में ट्रैफिक का संचालन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए होगा और इसमें ट्रैफिक पुलिस का हस्तक्षेप बेहद कम होगा, यानी सारी चीज़ें जो है AI के द्वारा संचालित होंगी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलन मस्क ने कहाँ स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए बांग्लादेश। तो एलन मस्क ने बांग्लादेश में स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक ने आधिकारिक रूप से बांग्लादेश में अपनी उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है। यह दूर दराज और इंटरनेट से वंचित क्षेत्रों के लिए तेज और भरोसेमंद कनेक्टिविटी का नया युग लेकर आया है। हालांकि इसकी कीमत आम इंटरनेट सेवाओं की तुलना में काफ़ी अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी 22 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, हर वर्ष जो है 22 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन का उद्देश्य जो है पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है फ्रेंड्स हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी में हो जाएगा प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। इसका थीम रखा गया है। वर्ष 2000 में
संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA ने आधिकारिक तौर पर 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया था, तब से प्रतिवर्ष यह दिवस दुनिया के अधिकांश देशों में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी श्रीलंका। तो हाल ही में 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन श्रीलंका में किया गया है। देखिए, श्रीलंका द्वारा आयोजित 24वीं IORA मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन किया गया है। ठीक है, इसमें जो है भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर थीम के तहत इसका आयोजन किया गया है। श्रीलंका द्वारा आयोजित इस बैठक में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और कोलंबो कम्युनिटी को अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत वर्तमान में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का उपाध्यक्ष है और ट्रोइका का हिस्सा है। भारत 2025 से 27 के लिए IORA की अध्यक्षता संभालेगा। बात हो रही है यहाँ फ्रेंड्स हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की। तो देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना 1997 में की गई थी। इसका उद्देश्य हिंद महासागर रिम क्षेत्र में आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना था। इसमें सदस्यों की संख्या फ्रेंड्स 23 है। 23 सदस्य देश इसके हैं और 9 संवाद साझेदार शामिल है इसमें। इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, सतत विकास को मजबूत करना, व्यापार, निवेश और विकास संबंधी पहलों को बढ़ावा देना। इसका सचिवालय फ्रेंड्स मॉरिशस में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है यहीं समाप्त होता है फ्रेंड्स। कल फिर हम आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे फ्रेंड्स। आप लोग जो है गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो पर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।